नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। पहला अंग वर्ण विचार की विस्तृत जानकारी हम 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज ये अगला टॉपिक है शब्द विचार। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है वही शब्द विचार। व्याकरण के 3 अंग पहली क्लास में बताए थे कि व्याकरण के 3 अंग है वही वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सब देखेंगे आज हम आज की क्लास में। यानी कि व्याकरण का ये दूसरा टॉपिक है हमारा शब्द विचार। अब शब्द क्या होते हैं, मैं 2 परिभाषाएं आपके सामने बोलती हूं तो आप सोचना कि कौन सी ठीक है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। अब ये देखो, तीनों तरह की परिभाषाएं मैंने आपको बताई, लेकिन इनमें से जो आखिर वाली थी सार्थक और स्वतंत्र, वो है भाई शब्द की सुव्यवस्थित और पूर्ण परिभाषा। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक भी होना चाहिए, सार्थक यानी कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए, और स्वतंत्र भी होते हैं। शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्र, और वर्णों के सार्थक स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं भाई। अब आप सबको पता है कि शब्द जैसे कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे कमल है, तो ये क्या है? शब्द है, और इसका एक अर्थ होता है। आपको पता है कमल फूल हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, लेकिन हम इसको लिख दे जैसे अलग अलग लिख दिया, कहीं से उठा लो, जैसे ले उठा लिया, फिर मैं उठा लिया, फिर कै, तो ये कोई शब्द नहीं बना, यानी कि ये सार्थक नहीं है। तो शब्द के लिए पहली विशेषता क्या है कि वह सार्थक होना चाहिए, और दूसरी विशेषता क्या है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए। ये तो है भाई शब्द के बारे में। अब इसके साथ ही पढ़ते हैं हम पद। थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो अलग से भी देखेंगे। पद क्या होते हैं? ये शब्द जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा राम, कोई कुछ भी लिख लो, जैसे पुस्तक है, ये हमने उदाहरण लिए भाई, ये सभी क्या है? शब्द है। लेकिन फिर पद क्या होते हैं? पद होते हैं भाई ये जो शब्द हैं, इनको उठा के वाक्य में रख देते हैं व्याकरणिक नियमों के अनुसार। व्याकरणिक नियमों में बंद करे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं भाई। पद अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। अब देखो, वाक्य की परिभाषा मैंने कई बार सुना है, टीचर्स भी बता देते हैं ऐसे ही, स्टूडेंट्स तो बताएंगे ही कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। शब्द तो स्वतंत्र होते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बन सकते, पदों के समूह से बनते हैं वाक्य। अब देखो कैसे पद है, ये शब्द है, इसको हमारी व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य रचना होती है वही। सबसे पहले तो क्या आएगा? कर्ता, फिर आएगा कर्म, और फिर आएगी क्रिया। जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे हिंदी में पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और फिर क्या है? क्रिया है।
तो इस तरह से एक वाक्य का निर्माण होता है। ये है भाई व्याकरणिक प्रक्रिया। जो व्याकरण हमने शुरू में पढ़ा था कि व्याकरण ऐसा शास्त्र जो हमारे लिए नियम बनाता है भाषा के लिए। तो उस भाषा के नियम में ये बताया कि भी वाक्यों से भाषा बनती है। देखो, वर्ण है, वर्णों से क्या बने शब्द, शब्द से क्या बन गया व्याकरणिक बंधन में बंध के पद, और फिर पद से क्या बना वाक्य, और वाक्य से फिर भाषा बनी हुई। यानी कि वाक्यों के समूह को ही तो भाषा कहेंगे। तो अब वाक्य बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे पद है, कर्ता रख दिया हमने, जैसे राम, और एक ये शब्द था लेकिन यहां लिख दिया इसको अब, और पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बन गया एक। ध्यान से समझना, राम पुस्तक पढ़ता है। राम यहां क्या था भाई, शब्द था, लेकिन अब ये पद हो गया क्योंकि अब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया भाई, वाक्य में प्रयुक्त हो गया और एक व्याकरणिक नियम में बंध गया। ये नहीं है कि इसको यहां रख सकते हम उठा के, इसका स्थान यहां है, फिर ये कर्म आया, ये है भाई कर्ता, और ये क्या है भाई कर्म, और ये पढ़ना क्या है क्रिया। तो ये हमारा व्याकरणिक दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य हो गया, अभी वाक्य है ये। और ऐसे ही बहुत से वाक्य लिख देंगे तो वो क्या हो गई, भाषा बन गई। ये भाषा बन गई। राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने बोला क्या है, ये भाषा है, हिंदी भाषा में मैं बोल रही हूं। तो ये अब ये जो शब्द था ये पद बन गया। तो पदों के समूह से बनता है वाक्य। इस बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, वरना आप पद की परिभाषा यही लिख लो कि शब्द जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में बंध जाता है या प्रयुक्त होता है, शब्द जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। अब पहले जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपसे पूछ सकते हैं कि वाक्य की परिभाषा ही पूछ ली, और सबसे आसान है, फिर आपने हिंदी क्या पढ़ी अगर वाक्य की परिभाषा नहीं पता तो। अब वाक्य की परिभाषा में आपको दो विकल्प मिल गए। ऑप्शन में आपके पास है कि पदों के सार्थक समूह को या शब्दों के सार्थक समूह को। तो मुझे उम्मीद है आप 100 नहीं तो 90% लोग तो शब्दों के सार्थक समूह को ही लगाएंगे, और वहां फिर आपका नंबर कट गया। क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अगर पढ़ेंगे तो छोटी से छोटी बात को हमें ध्यान देना है, तो उसके लिए पद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी पद क्या है, वाक्य की परिभाषा भी यही लिख लो, वाक्य है, अगला शब्द खत्म होने के बाद वाक्य ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लो, क्योंकि ये तो मैंने शायद किसी के मुंह से पदों के सार्थक समूह सुना ही नहीं है। सभी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो। तो वाक्य के लिए आप परिभाषा लिखेंगे, पदों के सार्थक समूह को बहुत सी पुस्तकों में भी भाई शब्द ही लिखा हुआ है, उनकी भी क्या गलती बताएं, बताने वालों की भी, क्योंकि हम अध्ययन तो पुस्तकों से ही करते हैं। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि शब्द की प्रथम विशेषता है भाई स्वतंत्रता। और स्वतंत्र कैसे होगा, पद तो फिर बंध जाता है ना। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो राम अब स्वतंत्र नहीं है, वो तो एक नियम में बंध गया, यहां स्वतंत्र था। तो ये यहां तो शब्द है, लेकिन अगर वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो क्या हो गया, वो पद हो गया भी।
अब हम वापिस अपने विषय पे आते हैं भाई, शब्द विचार पे, क्योंकि आज हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है भाई शब्द विचार। ये तो आगे अगला जो टॉपिक होगा उसमें इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। इतना लिखो। अब देखो, शब्दों के भेद किए हैं कुछ, सरलता की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शब्दों के भेद है भाई, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से, हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं भाई। तो अगला जो यहां लिखो, शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों के वर्गीकरण को हम एक तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं। पांचों यहां लिखो भाई, पांचों प्रकार, 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो व्युत्पत्ति बोलते हैं भाई, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, एक ही बात है भाई। रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है भाई उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये तो था भाई शब्द का पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है भाई स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है भाई अर्थ के आधार पर। और चौथा वर्गीकरण है भाई व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और जो पांचवा है भाई वो है प्रयोग के आधार पर। ये 5 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया है हमारी व्याकरण में। और अब इनके आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद हैं, वो हम अब करेंगे। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। आप सबको पता है कितने हैं भाई, 3 है। फिर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 है, फिर अर्थ के आधार पर 8 है। ऐसे हम सबके विस्तृत जानकारी अब लेते हुए चलेंगे आगे। सबसे पहले अब अगली हेडिंग जो लिखनी है आपको, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब पूछे शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। एक प्रश्न यहां से बनेगा कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो फिर आपको ये 5 प्रकार बताने पड़ेंगे भाई। फिर उसका उत्तर 5 होगा, क्योंकि आप सीधे पढ़ने लग जाते हो व्युत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर, या स्रोत या बनावट के आधार पर। ऐसे नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से। अब प्रश्न ही आ गया तो फिर उत्तर उसमें आप क्या दोगे। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अब जो इनके अंदर है वो देखते हैं। अब लिखो भाई, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब हम उनको देखेंगे, समझेंगे, और फिर आप आसानी से छांट सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे 4 विकल्प होंगे आपके पास, और कौन सा रूढ़ शब्द है, या कौन सा यौगिक है, या कौन सा जो है वो है योग रूढ़ है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है वहां आपसे। तो अब लिखो भाई, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद है भाई 3।
तीन है भाई। पहला लिखो भाई रूड, पहले नाम लिखो फिर इनकी जानकारी लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो याद ही करने चाहिए। ये नहीं है कि लंबा विस्तृत करते चलो पिछला भूलते जाओ। तो सबसे पहले तो याद करो, ये जानकारी ही जरूरी है कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखो भाई रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो गए हैं भाई। परिभाषा लिखनी चाहो तो आप लिख लो। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, जैसे कोई भी है, जैसे आपका नाम है, जैसे ये सामने क्या है भाई, जैसे कुर्सी है, रूढ़ हो गया अपने लिए, ये मार्कर है। ये नहीं है कि आप किसी और चीज को, इस बोर्ड को आप मार्कर बोल दोगे, नहीं, ये अपने आप में एक रूढ़ हो गया। इसको सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे। इसको बोलते हैं यादृच्छिक, यानी कि सब की याद में वो बैठ गया है, सब एक ही बात बोलेंगे। तो अब रूढ़ यानी कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए, ऐसे शब्द देखो ये अलग है भाई, इसमें मत जोड़ लेना, ये अलग है। तो ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। अब ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, अभी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए या प्रसिद्ध हो गए हैं, उनका अपना एक अर्थ है, वही रहेगा हमेशा। विशेष अर्थ के लिए या प्रसिद्ध हो गए अभी, वो होते हैं भी रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है, जैसे समझे हम, तो अभी मैंने लिखा था जैसे पुस्तक, या जैसे नल है, या और भी कोई शब्द ले लो, जैसे पानी है, हाथी, घोड़ा, कुछ भी ले लो। ये सब क्या है भाई। और एक और खास बात कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। पूरी परिभाषा नहीं लिखी हमने, लिखो कि इसके खंड नहीं किए जा सकते, और अगर खंड करेंगे तो वो अर्थहीन होंगे भाई। पहले ये लिखो, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके खंड नहीं हो सकते, और होंगे तो क्या हो, अगर हम इनके टुकड़े करेंगे, खंड यानी के टुकड़े, और यदि टुकड़े करेंगे तो टुकड़े अर्थहीन होंगे भाई। अर्थहीन मतलब कोई अर्थ नहीं होगा उनका। अब करके देखेंगे। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा था, पुस्तक ही लिखा था, उसी को लो, पुस्तक है भाई। अब इसको बताओ आप कैसे खंड करोगे, पुस्तक को कैसे खंड करोगे, और करोगे तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं है, न आगे वाले का न पीछे वाले का। इसी तरह से नल है, नैल है, और ऐसे ही पानी है, पा का क्या अर्थ होगा, नी का क्या अर्थ होगा, ये तो इकट्ठा लिखा जाएगा तभी इसका अर्थ है भाई। और क्या था, जैसे कमल है। तो ये शब्द ऐसे है भाई कि कमल को, जलज को उसमें लिखेंगे ना, तब आप विचलित हो सकते हो। कमल मत लिखो इसमें, और किसी का नाम लिख लो, जैसे घोड़ा है, हाथी है। ये सब क्या है भाई, रूढ़ शब्द है भाई। ये इनका नाम है, ये रूढ़ हो गया, सभी के लिए इसी नाम से परिचित है, ये प्रसिद्ध हो गया इनका नाम। इनको ये नहीं है कि पुस्तक को आप और कुछ कहने लग जाओगे, सभी पुस्तक ही कहेंगे। वो अलग बात है कि जैसे अरबी शब्द है, ये किताब है, ये दूसरी भाषा से ले लिया, बुक कह दिया, वो तो दूसरी भाषा के शब्द है। हमारी हिंदी में पुस्तक ही है इसका नाम। इसी तरह नल है, पानी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो भाई आगे इनको मूल शब्द भी कह देते हैं भाई। इनका दूसरा जो नाम है वो है भाई मूल शब्द। लिखना चाहो तो लिख लो, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं।
क्योंकि मूल शब्द हो गया, पुस्तक से पुस्तकालय बन जाएगा, तो वो यौगिक शब्द बनेगा, क्योंकि इस मूल शब्द तो पुस्तक है और इसके आगे फिर जोड़ दिया एक और, तो वो क्या बन गया, पुस्तकालय। यानी कि मूल शब्द क्या था उसमें, पुस्तक। तो मूल शब्द है ये, मूल का मतलब होता है जड़, जहां से उत्पत्ति होती है किसी चीज की। अब दूसरा लिखेंगे भाई प्रकार इसका यौगिक, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द की, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूप नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक होते हैं। अभी बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक होते हैं भाई। यौगिक तो देखो योग में एक प्रत्यय जुड़ने से बना है भाई। अब यौगिक यानी कि योग, और योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। तो दो शब्दों को जोड़ देंगे तो एक शब्द बन गया, वो क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया भाई। जैसे कि देखो अब यहाँ लिखते हैं, अभी मैंने बताया था, पुस्तकालय हो गया भाई, विद्यालय हो गया आपका, देवालय हो गया, या फिर भाई और कुछ देख लो आप ऐसे ही, जैसे प्रयोगशाला हो गया, कोई भी दो, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है, ये सब क्या है, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, और दोनों शब्द यानी कि फिर सार्थक, टुकड़े भी सार्थक है इसके, और जो शब्द बनता है वो भी सार्थक है भाई। तो उदाहरण में आप लिख सकते हो, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक तो आप सब जानते हो किताब, आलय का मतलब होता है घर। और इसी तरह से प्रयोगशाला, या और कुछ लिख लो भाई, जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति लिख लो। ये शब्द क्या है भाई, ये सब क्या है, यौगिक शब्द के उदाहरण है भाई। यौगिक यानी कि दो शब्दों के योग से बने हैं ये, जैसे पुस्तक और एक आलय, ये दो शब्द थे, सार्थक शब्द है दोनों, और दोनों सार्थक शब्दों के जुड़ने से एक नया शब्द बन गया, वो भी सार्थक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द कहेंगे भाई। यानी कि ये योग से बना है किसी के, तो इसका मतलब यौगिक। ऐसे ही प्रयोग प्लस शाला, इसी तरह से राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। रसोई घर है, जैसे रसोई प्लस घर, बहुत से उदाहरण है इसके। अब देखो भाई आगे हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर ऐसे हम धीरे धीरे चले तो, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, तो आप सब लोगों को पता भी होता है। जो विशेष जानकारी है अलग से हमारे वीडियो में आपको नया तो कुछ मिलेगा ही, ये तो पक्की बात है भाई। तीसरा जो है भाई वाक्य का भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद है, उसमें तीसरा है भाई योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है भाई, कि योग यानी कि योग, यौगिक से भी बना है ये रूढ़। पहला क्या था, रूढ़ था, तो रूढ़ यानी कि एक योग से भी बना है और रूढ़ भी हो गया है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से बनकर मिला ऐसा एक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, उसको हम बोलेंगे भी योग रूढ़ शब्द। यानी कि दोनों जो पहले वाले हमने पढ़े हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, उन दोनों को मिला के एक नया शब्द रूढ़ हो गया। रूढ़ उसमें जो है विशेषता एक, और योग भी कर देंगे हम, तो क्या बना हमारा, योग रूढ़ शब्द बना भाई। देखो इसकी परिभाषा, कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यानी कि यौगिक है, दो शब्दों से अगर बन गए तो वो यौगिक हो गए,
जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, किसी विशेष अर्थ, या ये लगाओ कि विशेष व्यक्ति, अर्थ, वस्तु, किसी के लिए भी रूढ़ हो गए, अभी विशेष अर्थ हो गया उनका। वो होते हैं भाई योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं कैसे। जैसे देखो है भाई जलज है भाई, इसका सबसे पहले उदाहरण यही देखो, जलज। अब ये क्या है, जल और जय। जल का मतलब होता है भाई पानी, सबको पता है, और जय यानी कि जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला, यानी कि क्या, कमल। ये एक कमल का फूल जो होता है ना भाई, कमल का फूल पौधा आपको पता है, उसके लिए ये शब्द रूढ़ है भाई जलज। तो ये रूढ़ हो गया एक विशेष अर्थ के लिए, तो ये क्या है भाई, योग रूढ़ है। जैसे इसी तरह से आप ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं ना, जैसे दशानन है। अब 10 आनन, 10 प्लस आनन यानी कि 10 है, आनन यानी कि मुख। जिसके 10 मुख हैं वो क्या है भाई, रावण। एक विशेष, सबके तो 10 मुख नहीं होते, दशानन कहते ही रावण। एक विशेष अर्थ, विशेष आदमी के लिए ये रूढ़ हो गया है, तो ये क्या है भाई, योग रूढ़ है। इसी तरह से जैसे निशाचर है भाई। अब निशाचर, निशा यानी कि रात्रि, और चर यानी कि विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाले कौन होते हैं भाई, राक्षस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया कि निशाचर कहते हैं कि ये निशाचर है। यानी कि हम किसी को ऐसे बोल देना भाई, ये हमारी हिंदी में हम सरल शब्दों में अगर हम किसी की इंसल्ट करना चाहे ना तो कर सकते हैं, वैसे करनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, आप अगर आपको कोई ज़्यादा ही तंग कर रहा है, रात को घूम रहा है कि निशाचर है, ये काफ़ी है उसके लिए। अब वो समझ जाएगा कि भाई नहीं तो हमने गाली दी और दे भी दी, कि क्या है ये राक्षस होता है निशाचर के लिए। ये योग रूढ़ शब्द है भाई, याद रखना। और ये यहाँ ये बताने का मेरा मकसद यही है कि आपके याद रह जाए। जैसे नीलकंठ है, ये एक बार पूछा भी गया था, नीलकंठ, नीला कंठ। और नीला कंठ किसका होता है भाई, शिव जी का होता है, आप सबको पता है। तो नीलकंठ भी लिख लीजिए। जैसे बहुत से है भाई इसमें, लंबोदर है, एक दंत है, ये सब किसके है भाई। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है वो। इसी तरह से जो भाई एक दो शब्दों के योग से तो बना है, लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए वो चीज रूढ़ हो गई है, तो वहां क्या है, योग रूढ़ शब्द है भाई। अब हम अगला जो हमारा वर्गीकरण था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उस पर चलते हैं भाई। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं भी 4, लेकिन वहां हम अध्ययन करते हैं 5 का, क्योंकि संकर शब्द को भी उसी में नीचे लिख के अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर संख्या पूछ ली जाए तो फिर 4 ही बताएंगे भी, कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, और संख्या आपसे पूछी जाए तो फिर उत्तर 4 ही होगा। लेकिन वैसे अध्ययन तो नीचे संकर शब्द का भी हम कर लेते हैं, क्योंकि संकर शब्द के ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा शब्द है, तो फिर हमें याद होना चाहिए वो। लिखो, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ये है भाई 4 होते हैं भेद। सबसे पहले तो ये संख्या याद रखो। और कौन कौन से होते हैं ये, तो सबसे पहले होता है तत्सम। 2 शब्दों से मिलकर बन गया तत्सम, यानी कि तत् प्लस सम। अब देखो तत् का अर्थ होता है उससे, धातु रूप है ये संस्कृत का। उससे किससे, यानी कि तत्सम, उसके समान जो शब्द है,
या उससे हूबहू उठा के हमारी हिंदी में रख दिए गए वो तत्सम शब्द है। अब उससे किसके मूल जो भाषा है हमारी उसका जिक्र हो रहा है भैया। जो हमारी मूल भाषा है संस्कृत, यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को जो के त्यों हिंदी में प्रयोग करना ही तत्सम शब्द होते हैं भाई। लेकिन अगर हम इसका अर्थ बता रहे हैं तो तत् यानी कि उससे और सम यानी कि समान, यानी कि उसके समान जो शब्द हैं हिंदी में उनको हम क्या कहेंगे भाई, तत्सम कहेंगे। तो इसकी परिभाषा में लिखो कि मूल भाषा से जो के त्यों शब्द, मूल भाषा के आगे लिखो, देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं क्योंकि आजकल परिभाषाएं भी पूछी जा रही हैं तो याद होनी चाहिए भाई। मूल भाषा से, मूल भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत है। इसके यहां लिखो भाई संस्कृत, यानी कि मूल भाषा से जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं भाई। अब जैसे जैसे है भाई सूर्य है, जैसे बोलते हैं ना हम सूर्य है, या और शब्द जैसे दिवस है, हृदय है, इसी तरह से और शब्द भी है जैसे कर्ण है, या फिर क्षेत्र बोल देते हो भाई, क्षेत्र, अश्रु है। ये शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन हमारी हिंदी में एज इट इज प्रयोग कर लिए जाते हैं। इन शब्दों को बोलेंगे भाई हम तत्सम शब्द। दूसरे नंबर के लिखो भाई तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं भाई, तत् यानी कि उससे और भव यानी कि पैदा होना। इसका मतलब होता है देखो तत् और भव, और फिर ये व्यंजन संधि का एक नियम है कि जो पहला अक्षर है वो तीसरे में बदल जाता है, तो ये द हो गया यानी कि तद्भव। ये संधि में पढ़ेंगे आगे। लेकिन तद्भव का मतलब होता है, भव का मतलब होना, तत् यानी उससे, उससे पैदा हुए हैं कुछ परिवर्तन के साथ। तो इसमें लिखेंगे कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, संस्कृत से कुछ परिवर्तन के साथ, ऐसे के ऐसे लिख देंगे तो फिर वो ऊपर वाले में चला जाएगा, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं भाई। अब ये कौन कौन से हैं इन्हीं से बनाओ। जैसे ऊपर लिख दिया था सूर्य लिखा था, तो सूर्य से तो क्या, सूर्य तो था तत्सम, लेकिन सूरज क्या है फिर, तद्भव है भाई। इसी तरह से दिवस तो तत्सम है, दिन क्या है, तद्भव है भाई। जैसे कर्ण है, क्षेत्र है, अश्रु आशु हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो गया। और इसी तरह से ये जो शब्द है भाई, जैसे सत्य का सच है, सत्य का सच, सत्य तो है तत्सम, लेकिन अगर सच हो गया तो वो क्या है भाई, तद्भव है। इसी तरह रात्रि तो है तत्सम, लेकिन रात क्या है भाई, तद्भव है। ये कुछ ऐसे शब्द पूछे जाते हैं भाई, और फिर वो हमें ऐसे भी याद भी करने पड़ेंगे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, क्योंकि ऐसे दे के पूछ लेते हैं। जैसे एक बार पूछा था गोधूम, गोधूम का तद्भव रूप क्या है, तो गोधूम आप अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। गोधूम होता है भाई गेहूं, संस्कृत में गोधूम बोलते हैं गेहूं को। तो ऐसे ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ जो संस्कृत से बाद में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं भाई। अब तीसरे नंबर के देखेंगे भी देशज। अब देशज शब्द कौन से होते हैं भाई, देशज यानी कि देश प्लस जय, जय यानी कि पैदा होना देश, देश में, यानी कि देश के विभिन्न
प्रांतों से, क्षेत्रों से या बोलियों से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं। अभी हमारी हिंदी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे आपको, और देशज बोलियों के भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी हिंदी तो आप ये लगाओ एक महासागर की बात ही है, और उसमें भी जैसे विभिन्न महासागर में भिन्न भिन्न नदियां आकर मिलती हैं, इसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा में विभिन्न बोलियों रूपी नदियां आन के मिल रही हैं, और वो अपनी कुछ मिश्रण हमारे हिंदी में छोड़ रही हैं भाई, और उसी के कारण ये शब्दों के भेद किए गए हैं अलग अलग। तो अब देशज का मतलब हो गया भाई ऐसे शब्द जो विभिन्न प्रांतों, परिभाषा लिखो भाई इसकी, ऐसे शब्द जो विभिन्न प्रांतों, प्रांत समझते हो ना भाई, राज्यों, विभिन्न प्रांतों, बोलियों, भाषाओं से, बोलियों या विभिन्न संस्कृतियों से आप इनको बोल सकते हो, जातियों से बोल सकते हो कि विभिन्न प्रांतों, बोलियों या जातियों से और जातियों से हिंदी में समाहित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं भाई। अब एक तो परिभाषा है देशज शब्द की ये, अब एक और परिभाषा एक बार पूछी गई, और भाई फिर वो अधिकांश बच्चों की गलत हुई, क्योंकि वो परिभाषा हमने पढ़ी ही नहीं थी। हम तो सिर्फ नाम को देखकर उसके शाब्दिक अर्थ से परिभाषा का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी की हमने तत्सम की भी ऐसे ही, तद्भव की भी, देशज की भी, लेकिन देशज शब्द की एक परिभाषा और लिखो भाई, ये टेट परीक्षा के लिए है ज्यादा जरूरी। अभी मैं जो परिभाषा, क्योंकि वो टेट परीक्षा में ही पूछी गई है। तो देशज शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही न हो, हमें नहीं पता वो कहां से आ गए, लेकिन आ गए, जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, वो क्या है भाई, देशज शब्द है। अब देशज शब्द कौन कौन से हैं भाई, अब देशज शब्द है, जैसे देखो कौन से आप देखेंगे, जैसे पगड़ी है, आ गया ये, लोटा है, डिब्बा है, खाट है भाई, देखो एक शब्द, एक डिब्बा है, ये स्थानीय भाषा से ले लिए शायद हमने कुछ शब्द, लेकिन जैसे बासन है, खिड़की है, ये शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता हमें, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमने अपनी बोलचाल में इनको शामिल कर लिया है। तो अब ये क्या है भाई, देशज शब्द इनको कहते हैं भाई। लिखना चाहो तो और है, जैसे पगड़ी लिख लो, झाड़ू, धोती, झंझट, ये ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता हमें, या जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई, आप कह सकते हो। विभिन्न बोलियों से, जातियों से कुछ शब्द समाहित हो जाते हैं भाई। तो ये थे भाई हमारी, और एक और बच गया भी आगे, फिर विदेशज। अगला जो प्रकार है चौथा उत्पत्ति के आधार पे, वो है भाई विदेशज। अब विदेशज का तो यानी कि विदेश और जैव, जो विदेश में जन्मे हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हमारी हिंदी में समाहित कर लिए हैं, वो कौन से है भाई, विदेशज है भाई। विदेशी परिभाषा लिख लो, विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में समाहित कर लिए गए हैं, वो कौन से हैं भाई, विदेशज शब्द है भाई। अब जैसे डॉक्टर है भाई, ये है तो अंग्रेजी का शब्द, लेकिन हम हिंदी में खूब लिखते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये क्या है, विदेशज शब्द है।
हमारी हिंदी सर्वग्राह्य भाषा है भाई, सभी को ग्रहण कर लेती है, कोई परहेज नहीं है किसी भी भाषा को ग्रहण करने से। बल्कि हिंदी, यही तो है हिंदी की उदारता का परिचय। क्योंकि हमारा तो अपने अपनों को तो सभी रखते हैं, हम तो दूसरों को भी रख लेते हैं देखो अपने साथ। अब विदेशज शब्दों को लिख लिया, जैसे देखो आप अंग्रेजी में है जैसे डॉक्टर है, नर्स है, या और भी देख लो भाई जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ये सब इंग्लिश के शब्द है भाई, लेकिन हम हिंदी में खूब प्रयोग करते हैं भाई इनका, और कोई गलती भी नहीं मानी जाती। जैसे कॉपी है, पार्टी, टिकट, कोर्ट। और ये एक याद रखो भाई, जो महीनों के नाम है ये सभी अंग्रेजी के हैं भाई। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा से हमने लिए। महीनों के नाम है, चाहो तो लिखना लिख लो ब्रैकेट में, जनवरी है, फरवरी है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हमने इनको ले लिया, क्योंकि वो बोलते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बोल देते हैं मई को, वो अलग बात है, वो हम अपनी देवनागरी में लिखते हैं तो ऐसे लिख लिया, लेकिन है ये अंग्रेजी के। और जैसे अरबी के दे लिख लो भाई, फारसी का है जैसे कागज, चीनी भाषा का है चाय, चीनी, अरबी के लिखो एक दो, अरबी भाषा के शब्द है भाई, जैसे जहाज है, फौज है, फौज तो देखो कितना प्रसिद्ध है, फौज में लग गया ये, लेकिन है कौन सी भाषा का शब्द, ये अरबी भाषा का है। नजर है, खत है, महल है, नजर है, खत, महल, और भी है भाई बहुत है, जैसे खबर है, दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह, कानून, कसम, अखबार है, देखो अखबार अरबी भाषा का शब्द है भाई। ये भी याद करने पड़ेंगे हमें कुछ शब्द, परीक्षा की दृष्टि से एक दिन अलग से सूची बनवा देंगे सभी शब्दों की। और फारसी के लिख लो एक दो, जैसे कागज है, जमींदार, बाजार, ये है भाई फारसी भाषा के शब्द है, जैसे कागज है, बाजार है। इसी तरह से चीनी भाषा के हैं, चाय, चीनी, ये शब्द चीनी भाषा के हैं। तो अब ये हमने देखा भाई विदेशज शब्दों को। अब हम एक नज़र डालते हैं पांचवा जो हम पढ़ेंगे, इसमें संकर शब्द, भेद नहीं है वो, लेकिन वो एक नया बन गया। अब दो भाषाओं के शब्द मिलकर तो उनको नया नाम ले लिया गया है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा निदेशालय के द्वारा अभी निर्देश नहीं आए हैं कि हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद माने, तो वहाँ हमें मानने पड़ेंगे 4 भेद भाई। जो हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है भाई दिल्ली में, वो नियम निर्धारित करता है और उन नियमों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो 5वें नंबर पे आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, जैसे संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या है भाई, कि ये जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं भाई। भगवान शंकर वाला मत मान लेना, ये शंकर देखो ऐसे लिखा जाता है, दंत से आता है इसमें, और उनमें भगवान वाले में आता है ये वाला तालव्य से शंकर, ये वाला मत मान लेना इसको। जैसे देखो भाई, जैसे लाठी चार्ज है भाई, बोलते हैं खूब लाठी चार्ज, अब तो खूब बोला है, लॉकडाउन में लाठी चार्ज कर दिया, जा रहे थे भीड़ थी वहाँ लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने, शादियों में भी जाके किया है खूब, पार्टियों में भी। तो लाठी है भाई हिंदी का शब्द और चार्ज है भाई अंग्रेजी का।
यानी कि एक तो हिंदी का शब्द मिल गया और एक क्या मिल गया, अंग्रेजी का, और एक नया शब्द बन गया इस लाठी चार्ज। इसको फिर क्या कहेंगे, ये संकर शब्द बन गया भाई। ये क्या है, फिर संकर बन गया। इसी तरह रेलगाड़ी है भाई, जैसे रेल है ये अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है भाई। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का है, और दोनों मिलके क्या एक संकर शब्द बन गया भाई। इसी तरह से है जैसे सील बंद, सील तो अंग्रेजी का है और बंद जो है वो भी फारसी भाषा का है भाई। एक परीक्षा में ये पूछा गया था भाई, सील तो आप सबको पता है अंग्रेजी का, ऐसे पूछने लगे अब कि बताओ ये संकर शब्द में कौन कौन सी भाषाओं का मेल है, और बंद है भाई किसका, फारसी भाषा का शब्द है भाई बंद। ये इसी तरह से जैसे देखो नुकसानदायक है, फलदार है, टिकट घर है, ये शब्द जो है वो संकर शब्दों के उदाहरण है भाई। अब हम अगले वर्गीकरण पर चलते हैं भाई, जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं भाई। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है भाई 6। अगला वर्गीकरण है भाई अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं भाई, अगर संख्या में पूछे तो 6 होते हैं भाई। संख्या पूछ ली जाए तो 6। और कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो पर्यायवाची है एक, तो इनकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दूंगी, सब पता है आपको। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पता है ना, जैसे एक शब्द है उसके विभिन्न, जैसे दूध है, दूध का दुग्ध है, शीर है, पेय है, दिवस का दिन है। इसी तरह से है भाई अहन है, दिन का ही, रात्रि का रात है, और भाई निशा है, रजनी है। ऐसे ही जैसे ये पर्यायवाची शब्द होते हैं भाई। दूसरा है भाई विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ देते हैं एक दूसरे के। जैसे दिन है तो दिन का रात, इसी तरह से जैसे शुभ का लाभ, ये जो विपरीत होते हैं ना, इनको विपरीतार्थक आप विदित है इनसे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से अगला एक इसका है भाई एकार्थक शब्द है, एक ही अर्थ निकलता है इनका। और एक है भाई अनेकार्थक। 5वें नंबर पे है भाई जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में तो एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। और एक है भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अंत्यवासी है भाई, गुरु के समीप बैठकर ली जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं, कि इसने अंत्य गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ली है। इसी तरह से जैसे नियमों को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। तो वो होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब क्लास ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में करेंगे फिर आगे, क्योंकि अभी 2 और बच गए, 3 ही हुए हैं अभी वर्गीकरण। 2 वर्गीकरण और बच गए, और वो क्लास कल आएगी दूसरे व्याख्यान में, आप देखना उसको। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।